Hi guys, in this lecture we are going to solve a problem on the Hartnell governor. Before that, here I will share the list of formulae which we are going to solve the problem on Hartnell governor. So these are the formulae which we are going to use for solving the problems on Hartnell governor. So here there are 5 formulas are there. So all these formulae or expressions we have gone through it during the derivation. So you just remember these 5 formulae or expressions to solve the problems on Hartnell governor. ये जो फार्मूले है ना आपको याद रखना पड़ेगा हार्टनेल गवर्नर के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. ये सभी प्रॉब्लम जो है आप डेरिवेशन में देख चुके हैं. ठीक है. सो हियर नो नीड टू एक्सप्लेन ऑल दिस फार्मूले. यहाँ पे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. डेरिवेशन में सभी फार्मूले और एक्सप्रेशन एक्सप्लेन किया हुआ है ऑलरेडी. तो जस्ट सभी फार्मूले को याद रखो और एक बार देख लो. ठीक है. सो नाउ वी शैल मूव टू द प्रॉब्लम. So here first I will read out the question of the problem. Each ball of a governor has a mass of 1.5 kg. So here they have given the mass of the governor ball as 1.5 kg attached to one arm of bell crank lever. So यहाँ पे bell crank lever बोले तो arrangement of vertical and horizontal arm दोनों मिला के हम उस अरेंजमेंट को बेल क्रैंक लीवर बोलते हैं. वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आर्म दोनों मिला के उस अरेंजमेंट को हम बेल क्रैंक लीवर बोलते हैं. यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको. यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं. ये जो है वर्टिकल आर्म है, ये हॉरिजॉन्टल आर्म है, ये गवर्नर बॉल है. ठीक है. ये दोनों मिला के वर्टिकल आर्म और हॉरिजॉन्टल आर्म ये दोनों मिला के इस अरेंजमेंट को हम बेल क्रैंक लीवर करके बोलते हैं. ये दोनों वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आर्म दोनों अरेंजमेंट को दोनों मिला के हम उसको बेल क्रैंक लीवर बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, governor ball each ball of a governor has a mass of 1.5 kg attached to one arm of bell crank lever. तो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, गवर्नर बॉल जो है ना ये बेल क्रैंक लीवर के वन एंड पे अटैच्ड है. गवर्नर बॉल जो है ना वन एंड ऑफ द बेल क्रैंक लीवर इज अटैच्ड. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बॉल जो है ना एक एंड में बेल क्रैंक के एक एंड पे कनेक्टेड है. ये मैं बोला आपको आर्म वर्टिकल आर्म और हॉरिजॉन्टल आर्म दोनों मिला के हम बेल क्रैंक लीवर करके बोलते हैं. और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, एक एंड पे बेल क्रैंक के एक एंड पे बॉल अटैच्ड है. यहाँ पे और एक बार पढ़ता हूँ देखो. ईच बॉल ऑफ ए गवर्नर हैज़ मास ऑफ 1.5 kg अटैच्ड टू वन आर्म ऑफ बेल क्रैंक लीवर. मतलब एक बेल क्रैंक के एक आर्म को जो है बॉल कनेक्टेड है. बॉल जो है कनेक्टेड है. मैं बोल चुका हूँ आपको बेल क्रैंक लीवर बोले तो अरेंजमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल आर्म. तो यहाँ पे बॉल जो है एक आर्म बेल क्रैंक के एक आर्म को कनेक्टेड है. ठीक है. नेक्स्ट. द अदर आर्म्स ऑफ बेल क्रैंक लीवर लिफ्ट द स्लीव अगेंस्ट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग अंडर द कंप्रेशन विच सराउंड्स द गवर्नर स्पिंडल. तो यहाँ पे ये सेंटेंस में नेक्स्ट सेंटेंस में क्या बोल रहे हैं, बेल क्रैंक का और एक आर्म जो है ना वो जो है स्प्रिंग को कॉम्प्रेस करेगा. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक आर्म जो है बेल क्रैंक लीवर का उसे बॉल कनेक्टेड है और एक आर्म बेल क्रैंक के और एक आर्म जो है वो जो है स्प्रिंग को कॉम्प्रेस करेगा. और ये जो स्प्रिंग जो है स्पिंडल पे माउंटेड रहेगा. वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है. द अदर आर्म्स ऑफ ए बेल क्रैंक लीवर lift the sleeve
against the force exerted by the spring under compression which surrounds the governor spindle. Okay, length of ball and sleeve arms are 125 mm and 75 mm. तो यहाँ पे देखो वो क्या बोल रहे हैं, लेंथ ऑफ बॉल एंड स्लीव आर्म्स. बॉल आर्म बोले तो वर्टिकल आर्म, क्योंकि वर्टिकल आर्म जो है नहीं बॉल को कनेक्टेड रहता. बॉल आर्म बोले तो मैं पहले भी डेरिवेशन में बता चुका हूँ, बॉल आर्म बोले तो ये वर्टिकल आर्म, ठीक है, क्योंकि ये वर्टिकल आर्म जो है नहीं बॉल को कनेक्टेड है, तो इसलिए इस वर्टिकल आर्म को हम बॉल आर्म करके बोल सकते हैं. सिमिलरली ये हॉरिजॉन्टल आर्म जो है नहीं स्लीव को कनेक्टेड है, यहाँ पे स्लीव को कनेक्टेड है, तो इसलिए ये हॉरिजॉन्टल आर्म को हम स्लीव आर्म करके बोल सकते हैं. तो यहाँ पे क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आर्म का लेंथ दिया हुआ है. यहाँ पे देखो लेंथ ऑफ बॉल एंड स्लीव आर्म्स आर 125 mm एंड 75 mm. तो यहाँ पे बॉल आर्म का लेंथ जो है 125 mm है और स्लीव आर्म का लेंथ जो है 75 mm है. नेक्स्ट, फल्क्रम इज 90 mm. फल्क्रम बोले तो fulcrum is 90 mm from the axis. Fulcrum is nothing but the point where vertical arm and horizontal arm are connected. Once again I will repeat, fulcrum is nothing but the point where horizontal and vertical arms are connected. यहाँ पे आप देख सकते हैं इस डायग्राम में ये पॉइंट को हम फल्क्रम करके बोल सकते हैं. यहाँ पे देखो, अगर आप ये डायग्राम लेते हैं तो इस पॉइंट को हम फल्क्रम करके बोलते हैं. ठीक है, यहाँ पे देखो ये हॉरिजॉन्टल आर्म है और ये वर्टिकल आर्म है, तो ये पॉइंट को वेयर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल आर्म आर कनेक्टेड, दैट पॉइंट वी कॉल्ड एज ए फल्क्रम. एंड यहाँ पे क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, फल्क्रम इज 90 mm फ्रॉम द एक्सिस. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हो, फल्क्रम जो है यहाँ पे देखो ये जो है एक्सिस है, ये जो है एक्सिस है, तो ये पॉइंट फल्क्रम पॉइंट जो है ना इस एक्सिस से 90 mm डिस्टेंस पे है. ये जो फल्क्रम पॉइंट जो है इस एक्सिस से, मतलब स्पिंडल के एक्सिस से या गवर्नर के एक्सिस से 90 mm डिस्टेंस पे है. मतलब ये फल्क्रम जो है ना, ये पॉइंट जो है ना, ये डिस्टेंस स्पिंडल के एक्सिस से ये डिस्टेंस और ये स्मॉल आर रेडियस ऑफ रोटेशन एट मीन पोजीशन दोनों इक्वल रहेंगे. स्मॉल आर और फल्क्रम, द डिस्टेंस ऑफ फल्क्रम फ्रॉम द एक्सिस ऑफ दिस गवर्नर, द एक्सिस ऑफ द गवर्नर और एक्सिस ऑफ द स्पिंडल विल बी सेम. ये फल्क्रम का जो डिस्टेंस है स्पिंडल के एक्सिस से या गवर्नर के एक्सिस से, ये और ये स्मॉल आर दोनों इक्वल रहेंगे. यहाँ पे क्वेश्चन में जो है नी ये स्मॉल आर देने के बदले में वो फल्क्रम का डिस्टेंस दिया हुआ है. वन सेकेंड आई विल रिपीट, यहाँ पे क्वेश्चन में जो है नी ये स्मॉल आर का वैल्यू जो है देने के बदले में यहाँ पे फल्क्रम का डिस्टेंस दिया हुआ है स्पिंडल के एक्सिस से, और यहाँ पे फल्क्रम का डिस्टेंस जो स्पिंडल के एक्सिस से जो है वही जो है आर की वैल्यू रहेगी, इस आर की वैल्यू रहेगी. ओके, फल्क्रम इज 90 mm फ्रॉम द एक्सिस. Maximum and minimum radii are 115 and 75 mm. So here they are given the maximum radius of rotation and minimum radius of rotation. Maximum radius of rotation is 115 mm and minimum radius of rotation is 75 mm. The sleeve begins to lift at a speed of 300 rpm. So this is minimum speed. यहाँ पे इस स्पीड पे स्लीव जो है starts to move upward. And the governor starts to rotate at a speed of 300 rpm. The sleeve begins to move upward. It means this speed will become minimum. Minimum speed is 300 rpm. Maximum speed is 6% greater. Maximum speed is 6% greater than the minimum speed. Okay. Find the rate of spring or stiffness and equilibrium speed for the radius 90 mm. So here you have to find out rate of spring and stiffness of the spring, both are same. Rate of spring or stiffness of the spring, both are same. Small s you have to calculate, and also you have to calculate
equilibrium speed for the radius 90 mm. So you have to find out n when the radius of rotation is 90 mm. You have to find out capital N when the radius of rotation, that is small r, is equal to 90 mm. Okay, so here यहाँ पे मैं कुछ before going to solve the problem, here I will make it note, okay, so that it will be easy to understand the concept. Fulcrum, the distance of fulcrum means, first I will write fulcrum, first point, fulcrum is the point where vertical arm and horizontal arm are connected. Okay. Next, the distance of fulcrum from the axis of spindle or governor, from the axis of spindle is equal to the mean radius of rotation, is equal to the mean radius of rotation, that is small r. So here the distance between fulcrum, the distance between fulcrum and the spindle axis is equal to the mean radius of rotation, that is small r. तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको फल्क्रम का डिस्टेंस दिया हुआ है गवर्नर के एक्सिस से या स्पिंडल के एक्सिस से, वो डिस्टेंस जो है ना स्मॉल आर को इक्वल रहेगा, मैं डायग्राम में बता चुका हूँ. ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, बेल क्रैंक लीवर इज द बेल क्रैंक लीवर is the arrangement of vertical arm and horizontal arm, okay. Bell crank lever is the arrangement of vertical arm and horizontal arm. ठीक है. So next ball arm is nothing but vertical arm, and sleeve arm is nothing but horizontal arm. ओके, बॉल आर्म बोले तो वर्टिकल आर्म रहेगा, स्लीव आर्म बोले तो हॉरिजॉन्टल आर्म रहेगा. सो नाउ आई विल राइट द गिवन डेटा ऑफ द क्वेश्चन. So here I will read out the question once again. Each ball of a governor has a mass of 1.5 kg. So here they have given the mass of a governor ball, that is 1.5 kg. Small m is equal to, or mass of ball is equal to, that is small m is equal to 1.5 kg. And next they have given this ball is attached to the arm of one arm of a bell crank lever. The other arm of bell crank lever lifted the sleeve against the force exerted by the spring under the compression which surrounds the governor spindle. Length of ball and sleeve arms are 125 mm and 75 mm. So here length of ball arm, that is or vertical arm. So in the derivation we have taken the length of vertical arm as a small a. Okay. So in the derivation we have taken small a as the length of the vertical arm or ball arm. Okay. So here also I will take small a is length of vertical arm as a small a, and it is given as 125 mm. So that only I will write here 125 mm.
Okay, and similarly length of slew arm, length of slew arm or horizontal arm. So in the derivation we have taken length of horizontal arm as small b. So here also I will take it as small b is equal to, here they have given it as 75 mm. 75 mm. Okay. So next fulcrum is 90 mm from the axis. So here the distance of fulcrum from the axis of spindle is nothing but it is the distance of mean radius of rotation. Okay. So here यहाँ पे लिखा हूँ मैं the distance of fulcrum from the axis of spindle is equal to the mean radius of rotation, that is r. So here small r is equal to, or I will write fulcrum distance from the axis, that is equal to small r. So that is equal to, or I will write a mean radius of rotation. So that is equal to small r, that is equal to small r रहेगा, ये रहेगा small r. Okay. So this is equal to small r, यहाँ पे small r यहाँ पे लिखता हूँ. Fulcrum distance from the axis is equal to mean radius of rotation, that is nothing but small r, and this is equal to 90 mm. तो यहाँ पे दिया हुआ है fulcrum is 90 mm from the axis, वही यहाँ पे लेना है. The fulcrum distance from the axis is equal to mean radius of rotation, so that is equal to small r is equal to 90 mm, मतलब small r is equal to 90 mm. Okay, next maximum and minimum radii are 150 mm and 75 mm. So maximum radius of rotation they have given it as 115 mm. So maximum radius of radii means that is the plural of radius we call it as a radii. Maximum radius of rotation, that is n2 is equal to 115 mm. Next minimum radius of rotation, that is n1 is equal to 75 mm. Okay. So all these you have to convert into meters. Very important thing we forgot here. So you convert all these values in meter. So this small a will become 0.125 meter. So this will become 0.075 meter. 0.75 meter, and this will become 0.090 meter. Okay, and this will become 0.115 meter. So this will become 0.075 meter. Okay, next. So now next in the question they have given the slew begins to lift at a speed of 300 rpm. So ये स्पीड पे स्ल्यू है, so स्ल्यू जो है ना ऊपर जाना शुरू होता है. So that will become minimum speed. Minimum speed that is n1 is equal to 300 rpm. Okay, and next maximum speed is 6% greater. ये जो maximum speed जो है ना मिनिमम स्पीड से 6% ज़्यादा रहता है. तो वो कैसे 6% ज़्यादा बोले तो आपको 6% ऐड करना है. सो मैक्सिमम स्पीड n2 इज इक्वल टू 300. ये तो मिनिमम स्पीड हुआ. ओके, ये तो मिनिमम स्पीड हुआ प्लस मिनिमम स्पीड से 6% ज़्यादा रहता है. तो इसलिए क्या करता हूँ मैं n1 प्लस
6% बोले तो 6 डिवाइड बाय 100 इंटू n1. ओके, सो दिस विल बिकम n2 इज इक्वल टू n1 कितना है 300 है, 300 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 100 बिकॉज 6% बोले तो 6 डिवाइड बाय 100 इंटू n1 से कितना 600, n1 से 6% है तो इसलिए इंटू 300. सो इफ़ यू कैलकुलेट यू विल गेट n2 इज इक्वल टू 318 RPM. ओके, वी नीड टू कैलकुलेट स्मॉल s, stiffness of the spring, that is small s is equal to question mark, and also equilibrium speed that is n is equal to question mark. Okay, equilibrium speed at 90 mm रेडियस, 90 mm रेडियस पे आपको n फाइंड करना है. इक्विलिब्रियम स्पीड एट 90 mm रेडियस आपको n फाइंड करना है. सो नाउ यस स्टिफनेस फाइंड करेंगे. सॉल्यूशन वी हैव फर्स्ट फार्मूला, लिस्ट ऑफ फार्मूले में फर्स्ट फार्मूला लिस्ट ऑफ फार्मूले में ये फर्स्ट फार्मूला यूज़ करने वाला हूँ मैं यस स्मॉल एस फाइंड करने के लिए. सो वी हैव स्मॉल एस इज इक्वल टू स्मॉल एस इज इक्वल टू 2 इंटू a बाय b होल स्क्वायर इंटू f2 माइनस f1 होल डिवाइड बाय R2 whole divided by R2 minus R1. Okay, just here which are the unknown values in this formula. So here we know the value of A, we know the value of B, we know the value of R2 and R1. We don't know the values of F2 and F1. So here now calculating F1 and F2, calculating F1 and F2. So you call this equation as 1, calculating F1 and F2. So here the formula of F1, we have F1 is equal to, यहाँ पे देखो फार्मूला नंबर 3, लिस्ट ऑफ फार्मूले में फार्मूला नंबर 3 m इंटू ओमेगा 1 होल स्क्वायर इंटू R1. सो m इंटू ओमेगा 1 होल स्क्वायर इंटू R1. So यहाँ पे अगेन ओमेगा 1 just substitute the values. F1 is equal to small m as it is. So we know the value of omega. Okay, यहाँ पे फार्मूले में लिखा हूँ ओमेगा 1 is equal to 2 pi n by 60, 2 pi n1 by 60. तो यही यहाँ पे डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करता हूँ मैं ओमेगा को 2 pi n1 डिवाइड बाई 60 होल स्क्वायर R1. सो अभी यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. स्मॉल m, द वैल्यू ऑफ स्मॉल m is 1.5 kg. Okay, you substitute the values here one by one. 1.5 kg into 2 into pi into n1. n1 it is 300. So substitute the value of 300 whole divided by 60. R1 is given here. Sorry, here this is R2 and this is R1. Radius of rotation, maximum radius of rotation is R2, minimum radius of rotation is R1. So यहाँ पे R1 का वैल्यू जो है 75 mm, इट मीन्स 0.075 मीटर्स इंटू 0.075. Okay, so now you simplify it, you will get the value of F1. F1 is equal to, you will get the value of F1 as 111.03 Newton. So similarly F2 is equal to m omega 2 square
R2. So m as it is 2 pi n2 square डिवाइड बाय 60 इंटू R2. यहाँ पे देखो ओमेगा 2, ये F2 का फार्मूला है और ओमेगा 2 का फार्मूला ये है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया हूँ. ओके, सो जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज हियर. सो m इज 1.5 इंटू 2 pi into n2. n2 is 318 rpm. So here 318 rpm whole divided by 60 r2 here the value of r2 is, यहाँ पे देखो r2 ये वाला मैक्सिमम रेडियस ऑफ रोटेशन r2 is 0.115 मीटर, 0.115. So simplify it. So you will get the value of f2. You will get the value of f2 as 191.29 Newton. Okay, so these are the values of f1 and f2. So substitute all the values in equation number 1. So we will get the value of s, small s. So now substituting all the values in equation 1. In equation 1, so we have equation number 1. We have equation number 1, that is small s is equal to, that is rate of spring or stiffness of the spring, 2 into small a divided by b whole square into f2 minus f1 divided by r2 minus r1. Okay, substitute the values. 2 into a, small a, the value of small a here, that is 0.125, substitute it, 0.125 whole divided by b, the value of b, यहाँ पे value of b जो है 0.075 है, 0.075 है, whole square f2. अभी जो कैलकुलेट है f2 191.29, वो यहाँ पे लिख दो 191.29 minus f1 is 11103 whole divided by r2. r2 का वैल्यू यहाँ पे गिवन में ही है, r2 का वैल्यू 0.115 माइनस r1 जो को 0.075 है, तो यहाँ पे 0.075 r1. ओके, सब्स्टिट्यूट कर दो. ओके, सो व्हेन यू सिंप्लीफाई इट, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ स्मॉल s एज 11,147.73 Newton per meter. The unit of stiffness is Newton per meter. Okay, next ये जो है फर्स्ट टास्क हो गया. अभी जो है सेकेंड टास्क, वी हैव टू फाइंड आउट इक्विलिब्रियम स्पीड फॉर द रेडियस, equilibrium speed for the radius 90 mm. So we have to find out equilibrium speed. Okay, so we have equilibrium speed फाइंड करना है आपको. यहाँ पे देखो आप ये स्मॉल एस की वैल्यू फाइंड किए, तो ये हो गया फर्स्ट टास्क, ये हो गया फर्स्ट टास्क. सेकेंड टास्क, यहाँ पे देखो सेकेंड टास्क जो है कैपिटल एन फाइंड करना है हमको. तो कैपिटल एन फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पे ये फोर्स का, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला यूज़ करता हूँ. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो फार्मूला है एफ इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ये फार्मूला यूज़ करता हूँ, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन बाई 60 है. मुझे क्या चाहिए, एन, ये एन चाहिए, ये एन कैलकुलेट करना है मुझे, तो इसलिए मैं ये फार्मूला यूज़ करता हूँ. ठीक है, तो नाउ सेकेंड टास्क. ओके, इक्विलिब्रियम स्पीड या इक्विलिब्रियम स्पीड एट रेडियस, that is r is equal to 90 mm, that is equal to 0.090 meter. Okay, so we have f is equal to m omega square r, so that is nothing but m 2 pi n by 60 into r. F is equal to, but here first you find out which are the unknown values here.
here capital F is unknown and n is unknown, r is given. Okay, so first we shall find out this capital M. So here now calculating capital F, calculating F. So calculating F, so before that you call this equation as 2. Okay, so we have, for calculating F, we have again one formula, that is centrifugal force at any instant, centrifugal force at any instant, that is F is equal to F1 plus F2 minus F1 into R minus R1 divided by R2 minus R1. तो यहाँ पे F फाइंड करना है, तो F फाइंड करने के लिए मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एट एनी इंस्टेंट वो फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ. यहाँ पे लिस्ट ऑफ फार्मूले में वो सेकेंड वन है, ये फार्मूला यूज़ करना हो. ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करो. तो F1 और F2 जस्ट नाउ यू हैव कैलकुलेटेड हियर. सो हियर F इज इक्वल टू F1 देखो 111.03 है, सो 111.03 प्लस F2 इज 191.29 माइनस अगेन F1 इज 111.03. ओके, into R, small r is given here in the question, that is small r is equal to 0.090 meter. So 0.090 मीटर यहाँ पे लिखा हुआ वही, माइनस R1 यहाँ पे देखो R1 जो है 0.075 है, 0.075 होल डिवाइडेड बाय R2 is again 0.115 minus R1 is again 0.075. okay, whole divided by, so when you calculate it, आप ये सिंप्लीफाई कर लो तो आपका F का वैल्यू जो आएगा, ये F इज इक्वल टू 141.127 न्यूटन. so this is the value of capital F. so now you substitute this capital F in equation number 2, so you will get the value of n. So substituting all the values in equation 2, so that is we have equation 2, that is F is equal to small m into 2 pi n by 60 divided by 60 into R. so F यहाँ पे कैलकुलेट किया, वही सब्स्टिट्यूट कर दो 141.127. so that is equal to small m is 1.5, 2 into pi into n as it is divided by 60. small r is 0.090. कि हमको क्या चाहिए, n चाहिए. so n is equal to, ये सभी वैल्यूज़ इधर लेता हूँ लेफ़्ट साइड में. सो 141.27 इंटू 60 होल डिवाइडेड बाय 1 पॉइंट, इसको नीचे लेता हूँ 1.5 इंटू पाई इंटू 2 इंटू 0.090. तो यहाँ पे मैं जस्ट रीअरेंज किया हूँ टर्म्स को. ओके, यू जस्ट गो थ्रू इट. सो वन मोर थिंग आई फॉरगॉट हियर, दिस हियर स्क्वायर इट इज़, यहाँ पे भूल चुका हूँ मैं, ये स्क्वायर को भूला हूँ, यहाँ पे स्क्वायर लिख दो. यहाँ पे भी स्क्वायर भूला हूँ, इसको भी आप लिख दो. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी स्क्वायर भूला हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो टर्म है स्क्वायर रहेगा और ये 60 भी स्क्वायर रहेगा. ओके, क्योंकि होल स्क्वायर है, यहाँ पे देखो होल स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर जो है 2 को भी कंसल्ट रहेगा, पाई को भी कंसल्ट रहेगा और n को भी कंसल्ट रहेगा. तो यहाँ पे n स्क्वायर रहेगा, तो 60 भी कंसल्ट रहेगा. तो 141.127 इधर है,
तो 60 मैं इधर लिया तो यहाँ पे देखो स्क्वायर जो है 60 को कनेक्टेड है, तो 60 स्क्वायर होगा। ओके, नेक्स्ट 1.5 मैं इधर लिया तो 1.5 एज इट इज़ रहेगा। नेक्स्ट 2 को देखो, 2 जो है ब्रैकेट के अंदर है, तो ये स्क्वायर जो है 2 को कनेक्टेड है, तो ये यहाँ पे देखो 2 यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हूँ, और पाई भी यहाँ पे देखो स्क्वायर जो है पाई को भी कनेक्टेड है, ये पाई भी यहाँ पे ब्रैकेट लिख के स्क्वायर डाला हूँ, ठीक है। इन टू इसको इधर लिया हूँ नीचे, तो 0.90। सो यू विल गेट, यानी सिंप्लीफाइड स्क्वायर रूट और सब निकाल लो, सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एन एस 308.75 RPM, 308.7 RPM. Okay, so this is the value of capital N, and this is what this problem gets over. If you have any doubts, you can ask in the class, online class. Thank you.